नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं श्री गिरिराज सिंह जी, जो मोदी कैबिनेट में एसएमई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। स्वागत है गिरिराज सिंह जी आपका। गिरिराज सिंह जी, आपका जो बयान है, 2 बच्चों वाले बयान से सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बयान को लेके आप हमें बताइए, ये बयान क्या है? क्या देश दुनिया के उन विकासशील देशों के बराबर खड़ा होना चाहता है कि नहीं? अगर खड़ा होना चाहता है तो दुनिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। दुनिया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने देशों में लाया है। अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है चाइना का, जो 79 में, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया। आज दुनिया के उस ऊंचाइयों पर खड़ा है जहां चाइना की चर्चा होती है। बगल का देश बांग्लादेश, जो कल मेरा भाई था, उन्होंने वकालत कर रखा है जनसंख्या नियंत्रण का। मलेशिया, इंडोनेशिया, खैर अमेरिका, जापान, चाइना, कोरिया, दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सारे देशों ने, जो विकसित राष्ट्र हैं, हमें भारत को उन ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसीलिए भारत के अंदर भी एक जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। मैंने देश के लोगों के सामने रखा है, सरकार के सामने नहीं। देश चाहती है कि अगर भारत विकसित राष्ट्र में गति पाए तो एक कानून होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी भारतीय हैं उनके ऊपर ये कानून, कड़ा कानून लागू होना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि हर चीज को वोट की नज़रों से देखा जाता है। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, संसाधन अगर सीमित है तो मुझे अपने संसाधन के अनुसार काम करना पड़ेगा। आज अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या हिंदू को केवल नहीं मिल रहा है, मुसलमान को भी नहीं मिल रहा। कल पानी की दिक्कत होगी तो केवल हिंदू को होगा कि मुसलमान को भी होगा। और एक आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं कि 1966 में भारत के अंदर पर कैपिटा जो जमीन था वो 0.20 हेक्टेयर, जो 2011 में घट करके 0.10 हो गया। आप बताएं 25 साल के बाद, 30 साल के बाद क्या स्थिति होगी? हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जमीन क्या बढ़ेगी, तो हम क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? तो ये हमारी बातों को लोग धर्म के चश्मे से और राजनीति के चश्मे से ना देखें। इस देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज को राजनीति से, एक समुदाय के ऊपर आप कह रहे, अरे भाई बांग्लादेश क्या है, वो भी तो एक समुदाय है। मलेशिया क्या है, इंडोनेशिया क्या है, वहां धर्म और कानून नहीं है क्या? सभी लोग मांगते हैं। तो भारत के अंदर यह विवाद क्यों? इस तरह के जो बयान है, विपक्ष कह रहा है कि ये बयान पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए है और इस तरह के बयानों से आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। मैं तो पूछा कई लोगों से, मीडिया के मित्र से, आपके कितने बच्चे हैं? कहा 1, किसी ने 2। मैंने कहा कि आप हमारे रोल मॉडल हैं, क्योंकि आपके 1 बच्चे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी 1 बच्चे हैं, मुझे भी 1 बच्चे हैं। क्यों नहीं आप लोग 8-10 बच्चे पैदा कर लिए? क्योंकि आपने छोटा परिवार, खुशी परिवार, यही देश अपनाना चाहता है। इसके लिए कड़ा कानून चाहिए। आपको नरेंद्र मोदी का हनुमान माना जाता है। आप अपनी भूमिका किस तरह से देखते हैं मौजूदा सरकार में और पार्टी में? मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि हम हंसते हंसते फांसी पर भी मातृभूमि के लिए चढ़ जाएं, मुझे मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। पार्टी और राष्ट्र के लिए अखंड भारत की कल्पना जो मेरे दिमाग में है, उसको कोई विखंडित न करे, और पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं कोई भी यातना सह सकता हूं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका विजन है, उन्होंने करके दिखाया राज्य में, अब देश में भी वो करने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान करे उनको ताकत हो और वो सफल हो। गिरिराज सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा बचा है या नहीं? राम मंदिर भारत का मुद्दा है। भारत के तमाम करोड़ों
उन भक्तों का मुद्दा है जो आराध्य के रूप में राम को देखता है। इसलिए राम राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे आराधना का केंद्र है, हमारे आस्था का केंद्र राम है, और इसीलिए राम मंदिर मेरा मुद्दा है। क्या पार्टी में भी इस तरह की कुछ बात है? एक मत है पार्टी में? क्योंकि पार्टी में कुछ लोग बोलते हैं ये मुद्दा है, कुछ लोग बोलते हैं, आप बहुत खुल के। मैं तो कह रहा हूं कि पार्टी का ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है, न चुनाव का मुद्दा है। ये करोड़ों करोड़ जो हमारा हिंदू है वो हिंदू का मुद्दा है। कौन ऐसा हिंदू है जो राम को अपना आराध्य मानता है? वो राम मंदिर चाहता है। मेरी भी कामना है कि राम मंदिर बने, और ईश्वर ने चाहा कानून भी हमें मदद करेगा। मोदी जी के बार बार कहने के बावजूद कि कुछ इस तरह के बयान हैं जो पार्टी में कुछ लोग देते हैं, इस तरह के बयान आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन लोग हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है? नहीं, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरे तरफ भी इंगित कर रहे हैं और मेरे कुछ साथियों। जी जी, तो क्या ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत हो? देखिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल टच है। ये मैं अगर राम के बात करूं तो क्या मेरे इमोशन से जुड़ा हुआ है? मैं अगर न कहूं तो अंतरात्मा को कष्ट होगा, कह दूं तो आप कहेंगे कि मोदी के मंत्री हुए बेलगाम। तो मुझे प्रार्थना है कि हर चीज को मोदी के मंत्री से केवल न जोड़ें, देश के नागरिक से जोड़ें, हमारे आस्था से जोड़ें, हमारे इमोशन से जोड़ें। जो विधानसभा में हार बीजेपी को झेलनी पड़ी, या बीजेपी ने जिस हार का सामना किया, उस हार के कारण को आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा कारण या क्या प्रमुख कारण रहे हार के? देखिए, जैसे रामायण की पंक्ति है, हरि अनंत का हरि कथा अनंता। अगर उस हार और जीत पर मैं चर्चा करूंगा तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मैं हारा नहीं। मैं आज भी कहता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं हारा नहीं हूं, छल से मैं हारा हूं। और वो छल था लालू यादव, नीतीश कुमार ने भ्रम का जाल फैलाया समाज में, और वो भ्रम के जाल में हम 5% वोटों से इधर से उधर हो गए। आप जो कह रहे हैं, कुछ जानकार भी यही कहते हैं कि ये बीजेपी की हार थी, लालू और नीतीश जीते नहीं थे। कहीं ना कहीं लालू और नीतीश ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना बीजेपी खराब परफॉर्म कर गई। तो क्या आपको लगता है दादरी, आरक्षण वाले बयान, इन सब चीजों का फर्क पड़ा चुनाव? देखिए, मैं उस पर अभी लंबी बहस नहीं करना चाहता, पर फिर भी आप बिहार मैं कह रहा हूं कि मैं लालू जी और नीतीश जी ने जो भ्रम का जाल फैलाया उसमें वो सफल हुए, हम उसको काट नहीं पाए। बीजेपी के नेता बिहार में क्या बटे हुए हैं? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा आए, उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की, सुशील मोदी जी का अलग गुट है, बाकी लोगों के अलग गुट हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं उनमें बिहार में गुटबाजी ज्यादा नहीं दिखती है? कभी कभी लोग अपने मत रख देते हैं। अगर गिरिराज कोई कार्यकर्ता के विरुद्ध बातें बोलता है तो लोगों में मतभेद दिखेगा, लेकिन कार्यकर्ता को स्वीकार्य नहीं होता है। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत है, और कार्यकर्ता ये चाहता है कि मेरे पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ न उठे। नीतीश जब तक बीजेपी, जब तक एनडीए के साथ थे, तब तक उनको संघ में कभी किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई। ऐसा क्या हो गया कि अचानक नीतीश को संघ में इतनी बुराई नजर आने लगी? देखिए, नीतीश जी का मैं सम्मान करता था और करता हूँ। उनके नेतृत्व में मैं उनके कैबिनेट में सदस्य रहा, लेकिन नीतीश जी के चेहरे, एक चेहरे में कई चेहरे होते हैं, लेकिन ये कई चेहरे में एक चेहरे हैं। नीतीश जी अवसरवादिता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। नीतीश जी, हमारे यहाँ कहावत है, गिरगिट रंग बदलता है, वो भी इनके सामने शर्मिंदगी महसूस करेगा जिस ढंग से ये अपने बयान और अपने स्टैंड बदलते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, पूछिएगा नीतीश बाबू से कि जब 74 आंदोलन चल रहा था तो जयप्रकाश के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। नारा ये नहीं था, लेकिन कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस सफाया। आज कांग्रेस के झोली में जब सत्ता में पिछली विधानसभा में बहुमत हासिल करना था तो कांग्रेस के चरणों पर गिर गए। ये एक चेहरा। दूसरी बार इन्होंने कहा लालू जी से अलग हुए। लालू जी और संघ
और बीजेपी के आशीर्वाद से इन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचने का अवसर मिला। उस समय हमारे गुरु गोलवलकर जी के जन्मदिन हो या संघ के कार्यक्रमों की तारीफ भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, राष्ट्रवाद की प्रखरता तक ले जाते, सारी बातें कहते थे। उस समय लालू जी को पानी पी 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 करके गाली देते थे। आज लालू जी के सामने घुटने टेक टेक करके उनकी प्रशंसा करते हैं। राजनीति में नीति और चरित्र की बात करते हैं। नीतीश जी ने कहा था कि मैं वसूलों से कभी नहीं समझौता करूंगा। नीतीश बाबू, पूरा बिहार जानता है और आपका आत्मा जानता है कि लालू जी भी कहते थे कि मैं नीतीश से कभी नहीं, आप भी कहते थे। आज क्या कारण हुआ? कौन सी नीति बन गई? अवसरवादिता की नीति बन गई। क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था तो लालू जी के शरण में चले गए। ये कौन सा चेहरा? गिरिराज सिंह जी, नीतीश कुमार जी का जो पीएम बनने का सपना है, इस सपने को उनकी पार्टी महागठबंधन हर कोई आगे बढ़ा रहा है, लगातार बात कर रहा है कि नीतीश जी पीएम बनेंगे आगे चल के। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पीएम बनने का ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वैसे लगता है वो हसीन सपने ही होंगे, लेकिन इस देश में बने हैं। देवगौड़ा जी बने हैं, गुजराल साहब बने हैं, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। तो मुख्य प्रधानमंत्री बनना और ख्वाब देखना कोई लेकिन ये छक्का पंजा की लड़ाई चल रहा है। कोई किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना रहा। अखबार का हेडलाइन लालू जी ने भी कह दिया, तेजस्वी यादव जी ने भी कह दिया। लालू जी तो इसलिए कहा है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, राम करेगा भला तेरा। अगर ये बन गए, कि बनेंगे कि नहीं, मेरे बेटे का मुख्यमंत्री का, ये स्वार्थों का कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी हमारे युवराज हैं, युवराज के सामने कौन बनेगा। ये अंतर कलह आपस में चल रहा है। लेकिन नीतीश जी देखा देखी कर रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी ने मुक्त कांग्रेस कहा था, भारत कांग्रेस मुक्त भारत। ये जो पहले आपने प्रश्न किया संघ मुक्त भारत, तो ये भी उसका नकल है। शराबबंदी भी नकल है। इनको अगर करना है तो बिहार को एक नया मॉडल देके बताएं तो दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, कि 15 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को घर मिला। एक एक नौजवान बिहार से बाहर अब रोजगार के लिए नहीं जाएगा। जिस दिन ये कर देंगे, पूरा देश इनके विजन को नतमस्तक होगा। लेकिन इनमें ताकत नहीं है न रोजगार युक्त बिहार बनाने का, न अपराध मुक्त बिहार बनाने का। कि नीतीश के गैर संगी बयान पे बीजेपी इतनी रिएक्शनरी क्यों हो गई? एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन जेडीयू कहती है कि अगर हमारी कोई हैसियत नहीं है तो हमें इतनी तवज्जो क्यों दी गई, इतना रिएक्ट क्यों किया गया उस बयान पे? आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे गर्व है कि मैं भी एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और जब जब ऐसे मुद्दे आए हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने संघ के प्रति अपनी अच्छी टिप्पणी रखा, गांधी जी तक रखा, और संघ देश की अखंडता, देश में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिकवाद का एक प्रतीक बना हुआ है। और जब संघ को कोई गाली देता है तो लगता है मुझे गाली दी जा रही है, इसीलिए मैं आहत हूँ। अगर आपको लगता है कि संघ मुक्त भारत होनी चाहिए और हम में खराबी है, आप संघ पर प्रतिबंध लगा के देखें बिहार में, आप लगा दें बिहार में। अगर मैं नीतियाँ मेरी खराब है, जनहित में नहीं है, आप में हिम्मत है तो लगा के देखें। लालू प्रसाद यादव का हाल ही में एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी साधु संतों की जो संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा सबको बताया जाना चाहिए, उसकी जांच हुई होनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो रिलीजियस बोर्ड है वही तो काम करता है। इनमें हिम्मत है कि बोलेंगे कि मौलवियों का संपत्ति को सार्वजनिक किया जाए? है हिम्मत? ये लोग बोर्ड के सौदागर हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। होनी चाहिए, सबों की संपत्ति सार्वजनिक होनी, क्रिश्चियन का भी हो, पारसी का भी हो, सभी, बौद्ध का भी हो,
तो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए, लेकिन बोर्ड के सौदागरों में इतनी हिम्मत नहीं होती कहने का। एसएमईज एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं बिहार के विकास में। अगर हम बिहार के डेवलपमेंट की बात करें या रोड अहेड की बात करें, एसएमईज के लिए आपकी तरफ से क्या क्या पहल की जा रही है बिहार में? मैंने अभी उनसे 1 साल से 25 एकड़ जमीन मांग रहा हूं एफएफडीसी के लिए। एमएसएमई का फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस है, जो एरोमेटिक प्लांट के उसके अभी तक मेरे आवेदन विभाग के दरखास्त पर दरखास्त देते रहा, अभी तक ज़मीन नहीं मिला। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आईटीआई पिछले वर्ष ही कहा कि एवेंडेड है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे 2 एकड़ इसमें ज़मीन दें, मैं अपना एक टूल रूम खोलूँगा। सैद्धांतिक हो भी गई, अभी तक नहीं मिला। मैं 20 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सोलर चरखा से एक पायलट प्रोजेक्ट खनमा गांव नवादा लोकसभा में, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के दरवाजे तक गया सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके, लेकिन मुझे ज़मीन नहीं मिली। ये मैं तो चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से समय मांगा था पीछे, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त था इसलिए आपको समय नहीं दिया। मैं तो प्लानिंग किया हूँ, राज्य सरकार अगर साथ दे तो यहाँ रोजगार के अवसर बहुत सारे हम सृजित कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार खुल करके आगे आए। आपको क्या लगता है, क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है? उद्योग तो नहीं लग रहे हैं। एक तो पीछे भी नहीं लग पाए, हम माहौल बनाते बनाते रह गए, लोग नहीं आए। दूसरी, जब ये सरकार आ गई तो रोपे बबुल तो आम कहाँ से हुए। जो जंगल राज 2 का प्रतीक थे लालू जी, बुरा लगता है ये बात कहने पर, लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन ये सत्य है कि आप देख लें कि जिस दिन से सरकार बनी है कितने इन्वेस्टमेंट का आवेदन आया है। ये मुख्यमंत्री जी अगर डिक्लेयर करें तो मैं समझूंगा कि इनके गठबंधन की विश्वसनीयता बढ़ी है। एक तो ये है कि सरकार की विश्वसनीयता चली गई है। लोग कहते हैं कि साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों ने कहा कि साहब अब मेरी इच्छा खत्म हो गई। तो ये क्यों हो गया, इसका जवाब सरकार मुख्यमंत्री देंगे। तो आपको लगता है लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेट और सेंटर की लड़ाई में जो सफ़र कर रहा है या जिस पे असर पड़ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो तो बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार की इंडस्ट्री है? नहीं, इसमें सेंटर का कोई झगड़ा नहीं है जी। ये तो मैं अपने प्रोजेक्ट के विषय में कहा, लेकिन कई अन्य प्रोजेक्ट हैं, जैसे दूरसंचार के, आईटी के, एग्रीकल्चर के, कई ऐसे विभाग हैं जो ये कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। माहौल तो सरकार को बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी उद्योग के लिए पहला शर्त है माहौल, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर का रिफ्लेक्शन, इतना अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कोर्ट में दिन दहाड़े बम पलाटा, उसके बाद घर में घुस करके मार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये अपराध नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा वही परिभाषित करेंगे कि आदमी सहमा हुआ, डरा हुआ महसूस करने लगा, जो 2005 के पहले करता था। वही माहौल बन रहा है। गिरिराज सिंह जी, आखिरी सवाल रखूंगा और ईमानदार जवाब चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष का कार्यभार कब संभाल रहे हैं? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ना मुझे इसकी कोई जानकारी है, ना मेरी कोई इच्छा है। पार्टी ने अभी जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको बखूबी निभाना की कोशिश कर रहा हूं, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है हम लोग वो काम करते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष मंगल पांडे जी हैं, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए ये बहुत गोलमोल बात हो गई। नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। पार्टी में आप कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन आप कहीं ना कहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस वक्त थोड़े से कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होने की ज़रूरत है? नहीं, स्वाभाविक है, हम विपक्ष में हैं, हम जनता की आवाज़ बन कर के हर दिन जनता के दुख दर्द को लेकर के हम जनता के बीच खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हमारे नेतृत्व, खास करके मंगल पांडे जी, सुशील मोदी जी, नंद किशोर जी, जो लोग हमारे नेतृत्व हैं वो खड़े हैं। कुछ लोग सरकार में हैं, वो सरकार का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके सहयोगी जो एनडीए के सहयोगी हैं
उनका कहना यह है कि जो मौजूदा नेतृत्व है बीजेपी का बिहार का, वो हमको तवज्जो नहीं देता, हमको ठीक से वेटेज नहीं देता। ये हो सकता है, मैं नहीं जानता, हमसे कभी ऐसी बात नहीं। मांझी साहब ने मांझी साहब ने कहा, तो मांझी साहब हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, कहीं कुछ रहा होगा तो हम लोग मिल बैठ के बातें कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत होने से इनकार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो।